अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को जंग के खात्मे के लिए 15 नुकाती मंसूबा पेश किया था, जिसे ईरान ने जायजा लेने के बाद गैर मुनासिब करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि गुज़िश्ता 24 दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सिफारतकारी से गद्दारी थी। हमें अमरीकी सिफारतकारी का निहायत तबाहकुन तजुर्बा हुआ। हम पर 9 माह के अरसे में 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमला किया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज इलाकाई सालमियत का दिफा जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। जबकि दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली सफ़ीर का कहना था कि अमरीका और ईरान के दरमियान किसी मुज़ाकरात में इजराइल शामिल नहीं। हम इस वक्त भी ईरान में अहदाफ को निशाना बना रहे हैं और ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बहुत कुछ हासिल किया जा चुका है, लेकिन अभी सब कुछ हासिल नहीं हुआ। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर ऑफ चॉइस से बेजार दिखाई देते हैं। कहते हैं कि हमने जंग जीत ली। ये यकीन से नहीं बता सकता कि कब, लेकिन मुझे लगता है कि हम जंग खत्म करने वाले हैं। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना इजलास की सदारत करते हुए मैरी टाइम ऑपरेशंस को फ़ाल और खलीजी ममालिक को अशिया खुर्दोनोश की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। इधर मकामी सतह पर वफाक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने के लिए तरक्याती बजट में 10% कटौती करने का फैसला भी किया है। इस कटौती से शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो हो सकता है, ताहम लॉन्ग टर्म में माशी सुस्त रवि से हुकूमत कैसे निपटेगी? तरक्याती बजट कम करने से जहां मंसूबे तातुल का शिकार होंगे, वहीं बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। क्या ये इकदाम IMF के लिए काबिल कबूल होगा और क्या इस फैसले से कबल सूबों को एतमाद में लिया गया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बंद कमरों में फैसले किए जा रहे हैं, ना इमरान और ना उसकी पार्टी को एतमाद में लिया गया। हम किसी फैसले में शरीक नहीं। रीजनल हालात जो चल रहे हैं और उसके असरात जो पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि उन्होंने कौम के सामने आकर कौम से खिताब किया हो, बल्कि बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं। पूरी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान के फैसले कौम का अजीम लीडर जनाब इमरान खान साहब करें, ना उसे ना उसकी पार्टी को एतमाद में लिया गया है और हम किसी भी फैसले में ना शरीक हैं। 28वीं तरमीम से कबल जहां वज़ीर आज़म साहब ने अपने एक इत्तेहादी को एतमाद में लेने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की है, वहीं दूसरे हुकूमती इत्तेहादी ने अपने मुतालबात सामने रखते हुए 28वीं तरमीम में आर्टिकल 140A को शामिल करने और तरमीमी तौर पर लाने पर जोर दिया है। आज इस बात का हम मुतालबा करते हैं कि 28वीं तरमीम फौरी तौर पर लाई जाए, ताकि हमें आपका साथ देने के लिए कोई हतमी फैसला करना हो। और नाज़रीन, जिस तरह से ईरानी वजारत ख़ारजा की जानिब से अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद उन्हें गैर मुनासिब करार देते हुए मुस्तरद किया गया है, अब मज़ीद आगे मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करें ईरान बेस्ड एनालिस्ट हैं डॉक्टर राशिद नकवी साहब। नीड्स नो इंट्रोडक्शन। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो मुतालबात और हम देख रहे थे दोनों एंड से तमाम डिमांड्स जो है वो सामने रखी गई थी, और अब की बार जो ईरान की जानिब से पाँच जो डिमांड सामने आई हैं, यकीनी तौर पर आपने भी उनको देखा होगा, इस पर आपका इनिशियल क्या रद्द-ए-अमल है सर? आपको क्या लगता है कि ईरान की जानिब से एक बार फिर जो प्रेशर है वो अमेरिका पर डाल दिया गया है सीज फायर के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो मैं आपसे पहले भी शायद किसी प्रोग्राम में या दूसरे चैनल से मैं कह चुका हूं कि यहाँ पे इस वक्त अवामी दबाव इतना है कि यहाँ पे अब मुज़ाकरात की बात नहीं चलेगी, अब सीज फायर की बात नहीं चलेगी, जंग बंदी की बात नहीं चलेगी। अब यहाँ की अवाम और जो यहाँ के खवास हैं वो एक परमानेंट अमन की बात करते हैं, वो परमानेंट जंग खत्म करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमेशा मुज़ाकरात का नाम इस्तेमाल किया जाता है, मुज़ाकरात पे हमें बुला लिया जाता है और एन मुज़ाकरात के बाद हमें जाहिलियत का निशाना बनाया जाता है। तो ये मेरा पहले भी तजिया था और अब भी यही है कि वो मुज़ाकरात इन बुनियादों पे कि सिर्फ जंग बंदी हो जाए नहीं होगी, बल्कि उसकी मुस्तकिल बुनियादों पे और उसी की रोशनी में अगर जो ईरान की तरफ से 5 या 6 मुतालबात इस वक्त जो मीडिया के अंदर जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, उनके अंदर भी आप देखें तो आपको ये गहराई मिलेगी कि उसके अंदर मुस्तकिल बुनियादों पे खित्ते को पुरअमन बनाना और ईरान को जंग से महफूज करना है। तो इस तनाजुर में अगर देखें तो सबसे पहले तो उसकी जो पहली शिक कहें या पहला मुतालबा ही यही है कि हम अब अमन चाहेंगे पूरे खित्ते के लिए भी और अपने लिए भी, और अगर खित्ते के अंदर तो अमन होता है और हमें बदअमनी और नाअमनी का शिकार किया जाता है तो ईरान उसको अब कबूल नहीं करेगा। और इसी बुनियादों पे यानी इसी को सामने रख के उन्होंने कहा कि इस जंग की जो सबसे बड़ी वजह है वो इस खित्ते में मौजूद अमरीकी बेसिस हैं
امریکی جب تک اڈے موجود ہیں تو یہ جنگ کا خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا. لہذا پہلے مطالبات میں جو اس کو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں وہ پرائرٹی دی جا رہی ہے کہ وہ یہاں سے خطے کے اندر جو ہے امریکن کے جو ہے وہ اڈے ختم ہونے چاہیے اور علاقے کے ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے خود اپنا ایک جو ہے نا سیکیورٹی پلان رکھیں, خود ایک ایسا اتحاد تشکیل دیں کہ خطے کو کسی بیرونی قوت سے خطرہ نہ ہو, اور اگر داخلی کہیں پہ بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو خود بیٹھ کے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں, نہ کہ باہر سے آ کے امریکہ ڈکٹیٹ کرے. تیسری بات جو بڑے اس میں پیش کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی عالمی سطح پہ آپ دیکھیں, جب بھی کسی جنگ کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو عالمی اداروں کے اندر ہو یا جو مختلف اس سلسلے میں جو کمیٹیز بنتی ہیں یا گروپس بنتے ہیں, ورکنگ گروپس ہیں, تو سب سے پہلے یہ طے پاتا ہے کہ کس نے جارحیت کی تھی, کس نے امپوز کی تھی, کس نے شروع کی تھی. جو جارح ہے اس جارح کو سزا ہونی چاہیے. تو ایران کے مطالبات میں یہ بھی شامل ہے کہ پہلے تعین کیا جائے کہ جارحیت کس نے کی. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے تو اس کو پھر اس کا تاوان بھی دینا چاہیے. اسی طرح ایران نے جو ہے وہ اپنے جو سے آپ کہتے ہیں خطے کے اندر جو مختلف مثلا فلسطین کی بات کی ہے, لبنان کی بات کی ہے کہ ان پہ اب اسرائیلی حملے نہیں ہونے چاہیے اور ان کو بھی جو ہے اسی طرح سیکیورٹی دینی چاہیے جس طرح باقی ملکوں کو جو ہے وہ سیکیور ہیں. اسی طرح اسرائیل کے عنوان سے بھی جو واضح پالیسی ہے, تو اس طرح کے مطالبات تو ایران کے سامنے آئے ہیں, لیکن میں اس کو آفیشلی نہیں کہہ رہا. ابھی تک یہ میڈیا کے اندر تو گردش کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ باقاعدہ ریٹرن کسی ایک جو ہے وہ مذاکرات کار کے ذریعے سے فلاں ملک کو دیے گئے ہیں, فلاں فارن منسٹر کو دیے گئے ہیں, یہ باتیں چل رہی ہیں, لیکن میرے پاس ابھی تک اس کی کوئی ایسی جسے کہتے ہیں مضبوط سند نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ باقاعدہ ریٹرن جو ہے وہ کسی ایک ملک کے ذریعے سے یا کسی سہولت کار کے ذریعے سے کسی دوسرے ملک تک پہنچائے گئے. رائٹ سر, بٹ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ ڈیمانڈز اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ جارحیت جن کی جانب سے شروع کی گئی ہے, اب امریکہ آبویسلی نظر آ رہا ہے کہ کسی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی کی تلاش میں ہے جو اس کو اب تک نہیں مل پا رہی ہے. ان کے لیے یہ ڈیمانڈز یا آپ نے جس طرح سے کہا کہ میڈیا میں تو ایٹ لیسٹ گردش کر رہی ہیں, یہ کتنی قابل قبول ہوں گی؟ پاکستانی ایکسپرٹس کا خیال ہے جو انٹرنیشنل افیئرس کے جو امور پر مہارت رکھتے ہیں, وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ بڑی میکسیملسٹ ایک اپروچ ہے کہ جہاں پر ایکسٹریم پہ جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پر جو ہے وہ معاملات طے ہو جائے. آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیں, ایک اگر آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہوتی ہے اس کے اندر اس تناظر میں دیکھیں تو جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں یا جب بھی نیگوسیشن شروع ہوتی ہے تو گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو کچھ کم زیادہ آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے. لیکن یہ مطالبات ایران کے آج کے نہیں ہیں. یعنی آپ ایران کی اگر ہسٹری کو دیکھیں تو وہ یہ جو خطے سے بیسز کے خاتمے کی بات ہے, یہ ایران کا بڑا پرانا مطالبہ ہے اور ایران کئی جگہوں پہ اس کا اظہار کر چکا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران جب یہ کہتا ہے کہ خطے کو جو ہے پرامن بنایا جائے تو سب کے لیے, مثلا یہی جو ابنائے ہرمز کی بات ہے, اور پھر ابنائے ہرمز کو تو یہ کہتے ہیں کہ وہ فریلی سب کے لیے فری کرتے ہیں لیکن ایران پہ سینکشن باقی رہیں, تو یہ بعض جینون چیزیں ہیں. اگر اس کو آپ ایک غیر جانبدار ہونے کے عنوان سے دیکھیں تو ایران کے مطالبے کے اندر کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں گے یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ یعنی قانون کے اس جو عالمی چارٹرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, سب کے دائرے کے اندر ہیں یہ ساری چیزیں. یہ ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جس کو آپ خلاف قانون کہیں یا عالمی اداروں کی کسی کنونشن یا عالمی اداروں کی کسی فیصلے یا قرارداد کی مخالفت ہو. بڑے جینون سے جو بھی اس کو بیٹھ کے ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھے, ایک ایسا ملک جس کو 47 سال سے جو ہے وہ اقتصادی ناکہ بندی ہے, سینکشنز ہیں, اس کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, ان کی مین لیڈرشپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. ان کے اس وقت میں اگر آپ کو فگر دوں کہ اس وقت تقریباً 86,000 جو ہے وہ غیر فوجی جو یونٹس ہیں, یعنی جو عام شہری جس میں رہتے ہیں رہائشی علاقے ہیں, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس میں دیکھیں آپ 400 کے قریب جو ہیں وہ جو ہاسپٹلز ہیں, ڈسپینسریز ہیں, ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اور تقریباً اسی طرح 300 کے قریب جو بچوں کے اسکول ہیں یعنی ایجوکیشن سے متعلق چیزیں ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ہلال احمر کے آپ دیکھیں 3 ہیلی کاپٹر گرا دیے ہیں انہوں نے, 100 سے زیادہ ایمبولینسوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح سے بات کی کہ انٹرنیشنل گارنٹیز کی اور جہاں پر یہ جو ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے اس میں کانکریٹ گارنٹیز کا ذکر بھی کیا گیا ہے, آپ کے خیال میں پاس ایکسپیرینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران کیا کسی بھی انٹرنیشنل گارنٹیز کو ٹرسٹ کرنے کے لیے رضامند ہوگا؟
मेरे ख्याल में ये तो अब ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। अभी तक तो इससे पहले जो भी मुज़ाकरात हुए उसमें जो भी सहूलतकार थे या गारंटर कहें वो तो अपने उन्वान से नाकाम रहे, वो तो बल्कि हमले का बायस बने। मैं समझता हूँ कि उस वजह से अगर ये मुज़ाकरात ना होते तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। ये मुज़ाकरात के भेस में मैं कहता हूँ कि जो हमले हुए हैं ये एक इंतहाई मैं कहता हूँ बड़ा गैर कानूनी एक इकदाम था। तो आइंदा के लिए मैं समझता हूँ कि अब इसमें जो भी गारंटर बनेगा वो उसको पूरी पावर के साथ और अपने पूरे जिसे कहते हैं मैंडेट के साथ आना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने नाम के साथ सहूलतकार के तौर पर आए, मुज़ाकरात शुरू करे, फिर हमला करवा के फिर जो आराम से सुकून से बैठ जाए। नहीं, अब गारंटर को आना चाहिए। अब वो चाहे वो चाइना की सूरत में, रशिया की सूरत में, अरब ममालिक की सूरत में, पाकिस्तान, जो भी है, एक मजबूत गारंटी की जरूरत है इस जंग को रोकने के लिए और आइंदा के लिए इस खित्ते को पुरअमन बनाने के लिए और दुनिया को एक बड़े इक्तिसादी बहरान से बचाने के लिए एक बड़े गारंटर की जरूरत है। वरना ये सिलसिला अब कहीं पे रुकता हुआ नजर नहीं आता। ये जो आबनाए हुर्मुज का सिलसिला है, ये आबनाए हुर्मुज के बाद अब जो है वो आप बाबुल मंदम की तरफ भी देखें, वहां पे भी हौसी तैयार बैठे हैं। और किसी वक्त भी जब यहाँ से उन्हें कहा जाएगा कि आप भी मैदान में आ जाएं तो वो भी आ जाएंगे। अब बाबुल मंदब भी बंद हो जाता है और अपनाए हुर्मुज भी जो है बंद हो जाता है तो दुनिया का इक्तिसादी निजाम एक ऐसी तारीख सुरंग में दाखिल हो जाएगा, ऐसे एक टनल में दाखिल हो जाएगा जिसके अंदर फिर कोई रोशनी का निशान नजर नहीं आएगा। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर राशिद नकवी साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू गए थे। ईरान में मुकीम आप सीनियर तज्जियाकार हैं और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पूरे दुनिया भर को एक इक्तिसादी बहरान से बाहर निकालने के लिए एक बड़े गारंटर की इस वक्त ज़रूरत है इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए। लेकिन ईरान के बिलखसूस अवाम के हवाले से जहाँ पर उन्होंने सेंटिमेंट्स का इजहार किया कि वो मुज़ाकरात या वो जंग बंदी अब नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि एक परमानेंट पीस, परमानेंट अमन, यानी कि मुस्तकिल बुनियादों पर अमन का क़याम वहाँ पर यकीनी बनाया जाए। और जिस तरह से ईरान को पे दर पे जो सेटबैक्स का सामना करना पड़ा है मुज़ाकरात निगोशिएशंस के ऑन गोइंग प्रोसेस के दौरान, और ट्वाइस जहाँ पर मेंशन भी किया जा रहा है कि 9 माह के अरसे में जिस तरह से 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमला किया गया, सो ईरान हैज़ सर्टनली फेस्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग दिस। और अब ईरान जो है वो नज़र आ रहा है कि अपने मुतालबात से किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।